हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम जानेंगे इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन इन द सिंपल स्टेप। वैसे तो ये वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, बट कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ इस वीडियो को दोबारा बनाया जा रहा है। सो स्टेप बाय स्टेप समझे कि कैसे हम किसी भी गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो हमारा जो सप्लायर है, जो एक्सपोर्ट करने वाला जो शिपर है, वी कैन से एक्सपोर्टर, जो बाहर कंट्री में बैठा हुआ है, वो जब हमें गुड्स को एज ए सैंपल भेजेगा, हम सैंपल को चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे। ओके, उसके बाद जो सप्लायर है वहाँ से वो परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। ठीक है, जैसे ही सैंपल अप्रूव्ड हो जाता है, हम उसको एग्री कर देते हैं, तो वहाँ से परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है। तो परफॉर्मा इनवॉइस, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि परफॉर्मा इनवॉइस जो होता है उसमें गुड्स की डिटेल्स होती है, गुड्स की वैल्यू होती है, और इंपोर्टर एक्सपोर्टर के एड्रेस होते हैं, पेमेंट टर्म होती है, इनको टर्म्स होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो परफॉर्मा इनवॉइस जैसे ही हमारे पास आता है, हम उसको चेक करते हैं और अप्रूव्ड करते हैं। चेक एंड वेरीफाई एंड अप्रूव्ड। सो इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है उनको बड़ी ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि गुड्स हमारे फैक्ट्री में आ जाए, उसके बाद पेमेंट करें। तो फिर हमें इसमें पेमेंट टर्म रखनी पड़ेगी 90 डेज आफ्टर डिस्पैच डेट। मीन्स कि वहाँ से वो 90 मतलब लगभग 3 महीने लग जाएंगे। इस चीज़ से भी आएगी तो 90 डेज़ के बाद पेमेंट कर देगा, जब गुड उसने वहाँ से डिस्पैच कर दिया है। तो ये हमें बड़ी ध्यान से हमें डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर इस केस में अगर हमारा सप्लायर नहीं मानता कि हमें पेमेंट पहले चाहिए, तो ये डेज़ हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम पेमेंट हम चूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस या डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में क्या होगा, जैसे ही वहाँ से सप्लायर ना गुड्स को डिस्पैच करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, वो वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज देगा, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस। ठीक है, तो वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए। तो वो डॉक्यूमेंट जैसे बैंक में लगाएगा, और वो डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक हमारे पास में जब आएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट जो टर्म्स हमने सिलेक्ट की थी, तो वो बैंक हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं देगी जब तक हम उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेमेंट टर्म में हमें चूज़ करना होता है कि बेस्ट हमारे लिए कौन सी रहेगी। ठीक है, सप्लायर तो यही चाहेगा कि उसको एडवांस पेमेंट मिल जाए ताकि उसकी सारी टेंशन ख़त्म, और हम ये चाहते हैं कि गुड्स हमारे फैक्ट्री में लग जाए, हम उसके बाद पेमेंट करें। तो ये दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है। दूसरी चीज़ का यह है कि हमें इनको टर्म भी डिसाइड करनी होती है। ठीक है, तो इनको टर्म का यहाँ पे आएगा आपका कि इनको टर्म कैसे डिसाइड करें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है। तो हम ये चाहेंगे कि वो शिपिंग एंड DDB भेजे। DDB मतलब कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो गुड्स हमारी फैक्ट्री में भेजें। ठीक है, लेकिन वो ऐसा चाहेगा नहीं। वो तो चाहेगा कि सिर्फ गुड्स को मैं यहाँ से पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद अपना जो बायर है वो खुद ले जाएगा। तो यहाँ पे भी यही यही हमें सोचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी टर्म हम यूज़ करें। FOB के केस में अगर FOB टर्म हम रखते हैं, तो जो एक्सपोर्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की। उसके बाद जो फ्रेट का चार्जेस और इंडिया की जो कस्टम क्लियरेंस प्लस इनलैंड चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंसाइनी है। ठीक है, तो इसमें हमें बेस्ट टर्म चूज़ करनी चाहिए। एक्सपोर्टर के लिए जो सबसे बेस्ट टर्म होती है वो होती है एक्स वर्क। ठीक है, तो एक्स वर्क में तो एक्सपोर्टर को ये फ़ायदा रहेगा कि पूरी जो खर्चे हैं वो इम्पोर्टर पे करेगा। मतलब कि इम्पोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसके घर से जो भी माल को पिकअप करवाएगा, और वहाँ के खर्चे प्लस कस्टम ड्यूटी वहाँ की, प्लस फ्रेट चार्जेस, और अपने इंडिया के फ्रेट चार्जेस, इंडिया के कस्टम क्लियरेंस और इनलैंड ऑनलाइन चार्जेस, ये सारे खर्चे लगेंगे। तो इसमें इनको टर्म्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी इनको टर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा जो ये सब हो जाने के बाद, हम जब जैसे ही परफॉर्मेंस को अप्रूव कर देते हैं, तो फिर वो हमें जैसे ही वो परफॉर्मेंस को अप्रूव हो जाते हैं, फिर हमें एक परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है
और अपने शिपर को भेजना है, हमारे कंसाइनी को, सॉरी शिपर को, एक्सपोर्टर को, ताकि वो वहाँ से गुड डिस्पैच कर पाए। जो शिपर है वो वेट करता है कि जब तक उसके पास परफॉर्मा इनवॉइस परचेज ऑर्डर नहीं आता है, वो गुड्स को डिस्पैच नहीं करता है और अपने एक्सपोर्ट की प्रिपरेशन नहीं करता है। तो जैसे ही हम परचेज ऑर्डर उसको देते हैं, जो भी टर्म्स, पेमेंट टर्म, वो सबको डिसाइड होने के बाद, उसके बाद वो वहाँ से अपने गुड्स डिस्पैच की प्रिपरेशन कर लेता है। तो प्रिपरेशन में क्या करेगा, वो अपने गुड्स को वहाँ से डिस्पैच करेगा। तो जैसे ही गुड्स डिस्पैच होंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या करेगा, प्री अलर्ट डॉक्यूमेंट भेज देगा ईमेल पे। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल पे जो डॉक्यूमेंट आएंगे, जो क्या क्या आएंगे, कि बिल ऑफ लेडिंग आएगा, कमर्शियल इनवॉइस की पैकिंग लिस्ट आएगा, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ईमेल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट की प्रिपरेशन करनी है। वहाँ सप्लायर ने गुड्स को डिस्पैच कर दिया है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे जो नॉमिनेट शिपमेंट हो, जो हमें बेस्ट चार्जेस, बेस्ट रेट में शिपमेंट करता है, उस CHO को हम ये डॉक्यूमेंट्स शेयर करेंगे कि इनकी इंपोर्ट की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि उन बिल ऑफ lading पे लिखा रहता है कि शिपमेंट कब, किस डेट को यहाँ पे पोर्ट पे आएगी, अप्रोक्स डेट। तो उस हिसाब से इंपोर्ट की प्रिपरेशन के लिए हम ये डॉक्यूमेंट अपने CHO को शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद वहाँ से सप्लायर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को थ्रू बैंक भेजेगा अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी बैंक के पास आ जाएंगे, बैंक में आ जाएंगे, हमारी बैंक में। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि इसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि वहाँ की बैंक क्या है और वहाँ का कंसाइनी का क्या नाम है। तो वो उस हिसाब से भी डॉक्यूमेंट यहाँ आ जाते हैं। उसका भी सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो, तो उससे समझ में आ जाएगा इस बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू जब डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे ओरिजिनल, वो हम फिर क्या करेंगे, अपने उन डॉक्यूमेंट्स के, अगर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, तो हम बैंक को उस शिपमेंट की पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने के बाद जब हमारे पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, तो हम उन डॉक्यूमेंट को अपने CHO को दे देंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स। और इधर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारी शिपमेंट किस तारीख को आ रही है, उसी अकॉर्डिंग इंपोर्ट की CHO से हम फॉलोअप लेंगे कि भाई हमारी गुड्स हमारे इस तारीख को पोर्ट नावा सेवा या मुंद्रा पे आ रहे हैं, तो उसका रेडी रखिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम पूरा चीज़ हम अपने CHO को समझा देते हैं कि तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है, क्योंकि उस इनवॉइस में सारी चीज़ लिखी रहती है कि गुड्स कहाँ लगाने हैं। तो CHO अपने प्रिपरेशन पहले से कर लेता है कि इसको यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इस फैक्ट्री तक ले जाना है, कौन सी गाड़ी लगेगी, अगर बड़े कंटेनर है तो कितने कंटेनर है, उतने उस हिसाब से, उस ऑर्डर के हिसाब से वो अपने अरेंजमेंट कर लेता है। अब बात आती है, जैसे ही गुड्स यहाँ पे आए मुंद्रा पोर्ट पे या नावा सेवा पे, जैसे ही आए, तो कि कस्टम क्लियरेंस की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हमने टर्म में डाला कि हमारी जो नियरेस्ट ICD है वहाँ तक का, वहाँ पे इसकी कस्टम क्लियरेंस की जाए, तो फिर वो गुड्स नियरेस्ट ICD पे आएंगे। जैसे हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, तो हमारे नियरेस्ट ICD हो गया ICD TKD, गढ़ी, अरसरू और दादरी, और ये आसपास के हो गए। ठीक है, तो इसके बेस पे यहाँ पे हम गुड्स को मंगवाएंगे, और हम चाहेंगे कि गुड्स की एग्जामिनेशन यहीं हो। तो जब गुड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो उन गुड्स को CHO अपनी कस्टडी में लेगा। तो उस जो गुड्स जब तक CHO कस्टडी में तभी आएंगे जब वो उस शिपिंग लाइन के, अगर फ्रेट की शिपमेंट है, CIF शिपमेंट है, तो हमें फ्रेट पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें फ्रेट पे करना पड़ेगा शिपिंग लाइन का, और DO चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर कोई डिटेंशन है तो वो भी पे करनी पड़ेगी। ये चार्जेस पे करने के बाद ही हमें डिलीवरी ऑर्डर मिलेगा शिपिंग लाइन से। हमें मतलब यहाँ पे CHO इसकी डिलीवरी ऑर्डर लेगा। इसके साथ साथ उसे कस्टम ड्यूटी भी पे करवानी है। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि CHO ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होने के बाद वो क्या होती है, तो वो क्या करता है, वो हमें भेजेगा कि आप इसकी पेमेंट कर दो हमें, मतलब यहाँ पे हम इम्पोर्टर हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टर, एज ए इम्पोर्टर हमारे पास वो हमें बिल ऑफ एंट्री भेजेगा। और अगर शिपिंग लाइन की पेमेंट भी ज़्यादा है, तो वो भी हमें भेजेगा कि इसकी पेमेंट आप कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने फिनांस से फॉलोअप लेके पेमेंट करवाएंगे। उसके बाद ये पेमेंट होने के बाद ये गुड्स आ जाएंगे CHO कस्टडी में। CHO इनकी डिलीवरी ऑर्डर लेके इनको वहाँ से आउट ऑफ चार्ज करवा सकता है।
तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब ट्रांसपोर्टेशन का भी अरेंज हो गया। अब हमें अपने प्लांट को इन्फॉर्म करना है कि आप ये वे बिल बनाइए, ई वे बिल। तो उसका पार्ट ए वे बिल हमारा प्लांट बनाएगा जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी होगी, और पार्ट भी ट्रांसपोर्टर बनाएगा। इस प्रकार से जैसे ही वे बिल बन जाएगा, थ्रू वे बिल ये गुड्स हमारे प्लांट में लग जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले की जो एक स्टेप हमने छोड़ दी है, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है उससे पहले हमें इसकी चेकलिस्ट भी अप्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, तो चेकलिस्ट अप्रूव करने के बाद जब बिल ऑफ एंट्री फाइनल हो जाती है, उसके बाद हमारे पास पेमेंट के लिए आती है। ठीक है, उसके अलावा और भी जो इन्फॉर्मेशन ये है कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे हमारे पास बैंक के थ्रू आए तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कोरियर कर देंगे CHA के स्पेसिफिक लोकेशन पे। जस्ट लाइक ये नावा सेवा पे शिपमेंट क्लियर हो रही तो नावा सेवा पे हम जो हमारे CHA उसको डॉक्यूमेंट कोरियर कर देंगे। ठीक है, अगर ICD घड़ी जैसे ICD TKD में हो रही तो ये जो हमारा CHA यहाँ पे जो रहता है उसको यहाँ पे हम कोरियर कर देंगे। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, अगर डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं पहुँचे तो वहाँ पे डिटेंशन लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गुड्स है वो वहाँ से पोर्ट से हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से हटवाने हैं। ठीक है, इसके अलावा जब गुड्स आपके फाइनली फैक्ट्री में पहुँच जाएंगे, उसके बाद उस PO के अगेंस्ट इसकी GRN होगी, और जो जो अदर चार्जेस के जो खर्चे हैं जैसे CHA के बिल, ट्रांसपोर्टेशन के बिल, कस्टम क्लियरेंस के बिल, ये हमारे पास आएंगे तो उनकी पेमेंट कराएंगे। इस प्रकार से ये इंपोर्ट की प्रोसीजर यहाँ पे आके ख़त्म होती है। वैसे तो एक स्टेप और इसकी बच जाती है कि जो हमने गुड्स इंपोर्ट किया उसके अगेंस्ट हमें RBI को बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी है। ठीक है, तो विदिन 180 डेज़ ये हमें सबमिट करनी ही होती है। जो भी गुड्स हम इंपोर्ट करें उसके अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री और उसकी डिटेल, जैसे लाइक सेटअप डॉक्यूमेंट जैसे कमर्शियल नॉइज पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ एंट्री, ये डॉक्यूमेंट हमें उसको RBI को सबमिट करने हैं। तो डायरेक्टली हम RBI को नहीं करते हैं, यहाँ पे जो हमारा अथोराइज डीलर बैंक होता है उसको सबमिट करते हैं, फिर वो वहाँ पे उसको आगे भेजती है। जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो बैंक फॉलोअप करती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।